हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यून्यूक। आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड ये क्वेश्चंस है एक्स वाई बेस्ड क्वेश्चंस। आपने देखा है बहुत एग्जाम में एक्स वाई जेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टुडे वी विल बी केटरिंग टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड के जितने भी सेट्स थे उन सभी में ये क्वेश्चन था। नॉट एग्जैक्टली सेम, बट एक्स वाई जेड बैलेंसीज पूछी गई थी, यहाँ पे बैलेंसिंग पूछी गई थी इन इक्वेशंस की। सो हेयर यू कैन सी इट्स अ सिंपल रिएक्शन, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पे आपको बेसिकली बैलेंसिंग करनी है एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। सो आपके पास टू ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जिन बच्चों को बैलेंसिंग आती है, जिन्हें पता है कि हमें बैलेंसिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट करनी है, यू कैन गो विद दैट मेथड नंबर वन। सेकेंड मेथड इज कि आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है, तो अगर आप बहुत ही खराब हो बैलेंसिंग में और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से खुद से बैलेंसिंग नहीं होगी, तो आप हिट एंड ट्रायल करो। आप एक एक ऑप्शन पिक करो एंड वैल्यूज पुट करके आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा LHS RHS इक्वल है या नहीं। तो हम क्विकली ये क्वेश्चन देख लेते हैं। MnO2 प्लस HCl, मैं दोबारा ये इक्वेशन लिख रही हूँ बैलेंस करने के लिए। MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। सो सबसे पहले हमारा ये टारगेट होता है कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे हमने 2 ऐड किया तो क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गया। सो अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी विल ऐड 4 हेयर। अब नाउ लेट अस क्विकली चेक। Hydrogen 4, here also hydrogen is 2 into 2, 4. Oxygen 2, oxygen 2. Manganese 1, manganese 1. Chlorine 2, and here chlorine, here we have 4, chlorine 2 plus 2, 4. Here also we have chlorine 4. तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे we will add 1. So अब अगर आप मैच करेंगे, so our X is 4, Y is 2, and Z is 1. which is C option 4 to 1. So बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मतलब ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि बैलेंसिंग का एक एक्स वाई जेड का क्वेश्चन जरूर आता है इन MCQs. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके स्कूल में काफी बार आ चुका होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो आप समझो कि दैट क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट. So a white colored powder is used by doctors for supporting fractured bones. तो अब ये तो हमें by this time हमें पता ही लग जाता है, fractured bone कुछ भी फ्रैक्चर के लिए हम जो यूज करते हैं that is POP. अब यहाँ पर गलती क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। A पार्ट में पूछा गया है write chemical name and formula of the powder. So many students write POP. बट लेट मी टेल यू, POP जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ये कॉमन नेम होता है, ना कि केमिकल नेम, राइट? तो क्या होगा, यहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, है ना? सो केमिकल नेम इसका क्या होता है? केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम, एक्चुअली आई शुड से इट्स कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? Chemical formula is CaSO4 dot half H2O. तो ये जो हाफ हेमीहाइड्रेट है दैट इज नथिंग बट हाफ H2O. सो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लेना कि कॉमन नेम पूछा है या फिर केमिकल नेम पूछा है. B part, when this white powder is mixed with water, a hard solid mass is obtained. तो जब हम POP में या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में वाटर ऐड करते हैं तो एक हार्ड मास ऑब्टेन होता है हमें, जिसको हम प्लास्टर कहते हैं, राइट? सो वी हैव टू राइट इक्वेशन फॉर दैट. दैट मीन्स कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, है ना? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा POP हो गया. इसमें हम जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, अब हम वाटर कितना ऐड करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, 1.5 H2O. आप 3/2 H2O भी लिख सकते हो. आई थिंक बुक में 3/2 लिखा है, इट्स अप टू यू. एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O, ठीक है, डेकाहाइड्रेट, एंड जिसको हम कहते हैं जिप्सम. ओके. अब डिड यू नोटिस वन थिंग कि जब मैंने ये केमिकल इक्वेशन लिखी है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया है इनके नेम्स की, ये POP है, दिस इज जिप्सम. सो दिस इज हाउ यू राइट एन आंसर. सो मेक श्योर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू राइट प्रॉपर केमिकल इक्वेशंस विद देयर प्रॉपर केमिकल
names, right? Now let us move to the next question. Next question is that a metal M is found as its carbonate. अब ये metals and non-metals का question है, and let me tell you, metals and non-metals में से usually जो आपका वो last वाला part है, refining of metals, उसमें से जरूर एक question आता है, ठीक है? So a metal M is found as its carbonate. इट इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. सो मेरे लिए सबसे बड़ा हिंट ही यही था कि ये जो मेटल है वो गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है. सो मैंने क्विकली आइडेंटिफाई कर लिया दैट द गिवन मेटल इज जिंक, क्योंकि जिंक ही है जो हम यूज करते हैं फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, राइट? आइडेंटिफाई एम. सो मेटल एम इज नथिंग बट जिंक एंड नेम इट्स ओर. तो ओर का नेम होता है जिंक ओर, इज नोन एज कैलामाइन. एंड ये जो जिंक का ओर होता है ये एक कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ऊपर दिया हुआ भी है क्वेश्चन में, कार्बोनेट. जिंक फ्री स्टेट में नहीं होता अर्थ क्रस्ट में. इसका जो ओर होता है उसको हम कैलामाइन कहते हैं, विच इज इक्वल टू नथिंग बट जिंक कार्बोनेट. तो ये जिंक कार्बोनेट ही कैलामाइन ओर है जिसमें से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ना हाउ विल यू कन्वर्ट दिस ओर इनटू फ्री मेटल? तो अब हम जिंक को इसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो हम दो तरीके से दो तरीके से नहीं, दो स्टेप्स में हम जिंक एक्सट्रैक्ट करते हैं. और फर्स्ट स्टेप इज कैल्सिनेशन. सो हम कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? कैल्सिनेशन में हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो प्लीज ये दोनों स्टेप्स याद रखना. योर कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है ना. तो कैल्सिनेशन हाई टेम्परेचर लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 में होती है और रोस्टिंग एक्सेस ऑफ O2 में होती है. तो हम सबसे पहले कैलामाइन जो हमारा ओर है उसका कैल्सिनेशन कराएंगे. दैट मीन्स जिंक कार्बोनेट विच इज द ओर. इसको हम हाई टेम्परेचर, सो आई कैन से हाई टेम्परेचर एंड लिमिटेड O2 सप्लाई पे हम उसको हीट करेंगे. तो व्हाट हैपन, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप ही यही होता है, दैट इज कैल्सिनेशन. की पहले कार्बोनेट को ऑक्साइड में तो कन्वर्ट करो, फिर हम ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं. तो सेकेंड स्टेप हमारा होता है रिडक्शन. ठीक है, तो पहला स्टेप था कैल्सिनेशन जिसमें हमने कार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में. किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने इसको? मेटल ऑक्साइड में. और फिर अब हम मेटल ऑक्साइड की क्या कराएंगे? रिडक्शन. कैसे रिडक्शन कराएंगे? जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है. जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन से रिड्यूस करा सकते हो. ठीक है, वी टेक कार्बन एंड हम इसको कार्बन से रिड्यूस कराएंगे. सो वी विल गेट जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट जिंक. सो आई जस्ट क्विकली ब्रीफ इट अप कि हमने जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट किया. जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट था. पहले हमने कैल्सिनेशन करी. कैल्सिनेशन करके हमने जिंक कार्बोनेट को क्या करा? कन्वर्ट कर दिया मेटल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड में. तो कार्बोनेट का और था तो CO2 गैस रिलीज हो गई, जिंक ऑक्साइड मिल गया. अब जिंक ऑक्साइड की हमने रिडक्शन कराई यूजिंग कार्बन. कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट है. और जिंक ऑक्साइड की जब हमने रिडक्शन कराई कार्बन से तो हमें फ्री जिंक मेटल मिल गया and carbon monoxide is released. So this is how zinc is obtained from its ore. So now let us move to the next question. Next question is, a metal X acquires a green color coating. A metal X acquires a green color coating on its surface to exposure to air. देखो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एयर से एक्सपोजर हो रहा है, मतलब कोरोजन हो रही है. तो अब आप कुछ चीजें याद रखना, मैं फटाफट से बता देती हूँ. जब भी आयरन की कोरोजन होती है ना तो रेड कलर की या ब्राउन कलर की कोटिंग होती है ना, डिपॉजिट, जिसको रस्टिंग कहते हो. हमेशा याद रखना जब भी कॉपर की कोरोजन होती है तो ग्रीन कलर की कोटिंग ऑब्टेन होती है. ठीक है, ऐसे ही जब भी सिल्वर की क्या कहते हैं कोरोजन होती है तो हमेशा ब्लैक कलर की कोटिंग ऑब्टेन होती है. ठीक है, तो रिमेम्बर दीज कलर्स. ओके, so a metal X acquires a green color coating on its surface on exposure to air. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है that this metal X is कॉपर, क्योंकि कॉपर ही है जो कोरोजन होने पे या एयर के एक्सपोजर पे आने पे ग्रीन कलर की कोटिंग ऑब्टेन करता है. नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस.
द प्रोसेस इज कोरोजन। ऐसा नहीं है कि कोरोजन हम सिर्फ आयरन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है, कोरोजन किसी भी चीज का हो सकता है। सो द नेम ऑफ द प्रोसेस इज कोरोजन। Second, they have asked name and write chemical formula for this green coating. अब आप केमिकल फॉर्मूला तो तब लिखोगे ना जब आपको पता लगेगा कि एयर की कौन सी गैस से कॉपर रिएक्ट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे आयरन की जब रस्टिंग होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो कॉपर होता है वो कॉपर में एयर के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन कोटिंग होती है जो एक्चुअली ऑब्टेन होती है, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला हो गया कॉपर कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला। एंड अगर हमें इसका नेम लिखना है तो ऑब्वियसली यू कैन राइट द नेम इज कॉपर कार्बोनेट, है ना। तो हमारा नेम हो गया कॉपर कार्बोनेट एंड केमिकल फॉर्मूला हो गया CuCO3। थर्ड पार्ट, लिस्ट 2 important मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। अब दिस इज तो वेरी सिंपल, आप बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे यू कैन प्रिवेंट कोरोजन। वन कुड बी बाय ऑयलिंग, है ना, एक लेयर आ जाएगी, बाय ऑयलिंग प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय पेंटिंग प्रिवेंट कर सकते हैं, आप डिफरेंट मेटल की कोटिंग कर सकते हो, देन बाय मिक्सिंग दीज metals with other metals by mixing to form alloys. Alloys यही तो होते हैं कि हम दो metals को mix कर देते हैं, ठीक है। So these can be few methods to prevent corrosion, right? But please ये ध्यान रखना, अगर कॉपर की corrosion होगी तो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, एयर में CO2 गैस के साथ रिएक्ट करता है कॉपर, एंड दिस ग्रीन कोटिंग इज नोन एज कॉपर कार्बोनेट, राइट। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। एज 5 मार्कर्स आते हैं और ये कार्बन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड्स का क्वेश्चन 100% आपका लास्ट सेक्शन में एज 5 मार्कर, सेकेंड लास्ट सेक्शन जो आपका सेक्शन डी है 5 मार्क्स का, उसमें पक्का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा वो कार्बन कंपाउंड्स से ही आएगा। It is fixed, right? So let us do this question. An acid X and an alcohol Y react with each other in the presence of an acid catalyst to form a sweet smelling substance Z. तो ठीक है, सम X प्लस Y दोनों ने रिएक्ट किया टू फॉर्म Z। हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पता है कि X एसिड है, Y is some alcohol and Z is some sweet स्मेलिंग सब्सटेंस। वैसे तो जहां आपको पता लग जाए कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस पढ़ी है ना हमने ये रिएक्शन, अब तो आप पढ़ चुके हो चैप्टर। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर होता है। एस्टर कब बनता है? जब एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमने कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल पढ़े हैं? इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? X हमारा हो जाएगा इथेनोइक एसिड CH3COOH। Y हो जाएगा हमारा अल्कोहल C2H5OH, मतलब इथेनॉल। एंड Z हो जाएगा हमारा एस्टर। मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ। इसकी रिएक्शन होगी CH3COH यानी इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल C2H5OH। अब ये बनाएगा एस्टर। यहाँ लिख देती हूँ मैं रिएक्शन। एस्टर देखो बनाने का सबसे आसान तरीका कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है? डिहाइड्रेशन। तो आप ये देखो इधर से, क्या आपको दिख रहा है? ये वाटर रिमूव हो गया, यहाँ पे मैंने H2O रिमूव कर दिया। तो अब जब मैंने यहाँ पे H2O रिमूव कर दिया तो क्या बचा? CH3COO C2H5 प्लस वाटर। वाटर हमने रिमूव कर दिया है ना। तो आपको इसमें कुछ रटना ही नहीं है, ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। जब आप एक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो तो डिहाइड्रेशन होती है और वाटर रिमूव हो जाता है। तो ये वाटर देखो यहाँ पे HOH H2O रिमूव हो गया। क्या किया है मैंने? ये लिखा पहले CH3COO और फिर C2H5, इसी को ही तो हम एस्टर कहते हैं। दिस इज एस्टर जिसकी स्वीट स्मेल होती है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, इसमें हमें कुछ रटना ही नहीं है, वाटर रिमूव हो गया हमारा, ठीक है। दिस एस्टर इज ऑल्सो नोन एज इथाइल एसीटेट, है ना। हमें इसका केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। एस्टर इज ऑल्सो नोन एज इथाइल
एसीटेट। सो गॉट इट, हमने इतना पार्ट ऑफ क्वेश्चन कर लिया कि हमारा एसिड, अल्कोहल, एस्टर, XYZ हमने आइडेंटिफाई कर लिया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हमने वो भी लिख लिया। इन्वॉल्व्ड एंड नेम इट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? द नेम ऑफ द रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं हम इसे। क्यों बोल रहे हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? क्योंकि एस्टर बन रहा है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, परफ्यूम्स में और फ्लेवर्स वगैरह में हम एस्टर्स का यूज करते हैं, जेलीज में, ठीक है। सो दिस इज एस्टेरिफिकेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका कार्बन कंपाउंड्स में लास्ट में ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है ना, ये एडिशन, रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एस्टेरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, इससे आपका यूजुअली 5 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है। चलो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेज द सब्सटेंस Z, Z क्या है हमारा? ये दिस इज Z, एस्टर, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस बैक अल्कोहल Y एंड सोडियम इथेनोएट। तो वो आपसे ये कह रहा है कि अब ये एस्टर को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वापस से अल्कोहल मिल जाएगा और सोडियम इथेनोएट मिलेगा। तो वो रिएक्शन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो वो रिएक्शन क्या होगी हमारी, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ओनली दिस पार्ट आई एम इरेजिंग ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। XYZ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दे आर सेइंग कि दिस एस्टर, एस्टर यानी CH3 COO C2H5 को हमने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो अगेन वी विल गेट आवर अल्कोहल बैक, हमें वापस से अल्कोहल मिल जाएगा, प्लस हमें क्या मिलेगा? सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट मींस CH3 COONA। कुछ नहीं किया हमने, ये वाला जो यहाँ पे था CH3 COO, इसको हमने Na के साथ कंबाइन कर दिया है, इसी को हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। इथेनोएट ये हमें मिल गया है और ये वापस हमें अपना अल्कोहल मिल गया, विच इज वाई। एंड दिस रिएक्शन, दे आर आस्किंग नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे सपोनिफिकेशन रिएक्शन? दे हैव आस्क्ड यू ना, जस्टिफाई the name for it, because this reaction is used for the production of soap। ये जो हमें सोडियम इथेनोएट मिला है, ये सोडियम इथेनोएट हम यूज करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं टू फॉर्म सोप्स, एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, इज इट क्लियर? Let's move, ये this was a bit lengthy question, ठीक है। Let's move to next question. Next question says take 2 test tubes X and Y with 10 ml of hard water in each। ठीक है, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए X and Y and both of them have hard water। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है। बेटा हार्ड वाटर का मतलब होता है, हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो बेसिकली जिस वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है उसी को हम हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब X एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन। तो X में हमने क्या किया है? सोप सोल्यूशन ऐड किया है। एंड इन टेस्ट ट्यूब Y एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट, और यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है? डिटर्जेंट ऐड किया। वैसे तो देखो हमें पता है कि हम हार्ड वाटर में डिटर्जेंट ही यूज करते हैं, बट व्हाई डू वी डू दैट, है ना। शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स फॉर द सेम पीरियड। सो दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम शेक करते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर। सो आप बताओ कौन से केस में ज्यादा फोम बनेगा? फोम या जिसको हम लैदर भी कहते हैं। सी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हार्ड वाटर सोप के साथ रिएक्ट करता है ना, सो सम इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज आर फॉर्म्ड। सम इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज आर फॉर्म्ड। इन्हीं इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को हम स्कम भी कहते हैं, जो पानी के ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट वेरी लेस फोम इज फॉर्म, बहुत कम फोम फॉर्म होता है या बहुत कम लैदर बनता है। सिमिलरली डिटर्जेंट के केस में क्या होता है? द इम्प्योरिटीज आर सॉल्यूबल। इम्प्योरिटीज बनती हैं, जो भी इम्प्योरिटीज मिक्स हुई दे आर सॉल्यूबल
इन वाटर तो वो सॉल्युबलाइज हो जाती है, नो स्कम इज फॉर्म्ड, कोई स्कम नहीं बनता, एंड एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ फोम इज फॉर्म्ड, तो बहुत सारा फोम या लेदर बनता है. सो आवर आंसर इज दैट मोर फोम विल बी फॉर्म्ड इन वाई टेस्ट ट्यूब. ठीक है, ज्यादा फोम हमें किस में मिलेगा? इन वाई टेस्ट ट्यूब. In which test tube a curdy B part, a curdy solid is formed? A curdy solid is this only, scum. Scum को ही यहाँ पे हमने, this scum को ही हमने यहाँ पे curdy solid कहा है. That means insoluble impurities. So in case of test tube A, insoluble impurities are formed which appear in the form of curdy. वो जो गाढ़े गाढ़ा ऊपर scum दिखता है, which appears in the form of curdy solid. Okay. So I hope this is clear. That is why हम washing soda use करते हैं in hard water. एक और question as an MCQ आ सकता है कि आप कौन सा फिर soap, which salt you can use. So washing soda is used in hard water, which is also known as sodium carbonate dot 10H2O, है ना. So washing soda हम use करते हैं to remove the hardness of water, right? So now let us move to the next question. Okay, so this is again a long question. ये भी आपका जो question है वो usually नहीं, ये 5 marker question ही है, 5 parts है, और again आप देख सकते हो कि ये भी carbon compound से ही है. ठीक है, so these questions I have picked somewhere from your sample papers, previous year question papers only. तो carbon and compound से ऐसे ही 5 marker questions आते हैं. Okay, so let us start. A saturated organic compound A, सारे क्वेश्चन में ना एक एक चीज का हिंट पकड़ना है. सैचुरेटेड लिखा है, ठीक है, सैचुरेटेड मतलब कि सम विदाउट एनी डबल बॉन्ड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, इट बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल. एक ही तो एल्कोहल पढ़ा है आपने कार्बन कंपाउंड्स में, इथेनॉल. यानी कौन से सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की यहाँ पे बात हो रही है? इथेनॉल की बात हो रही है. तो मैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दूंगी दैट ए इज इथेनॉल, दैट इज C2H5OH. On heating A with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, it forms an unsaturated compound B. Unsaturated मतलब कि कोई अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला है. तो ये रिएक्शन हमारा है ना. दिस रिएक्शन इज देयर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. तो अगर हम इथेनॉल लेंगे C2H5OH एंड इसको अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा? इसके साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा विच इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल है. इथेनॉल को अगर हम 443 केल्विन और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा और इथीन बन जाएगा. ठीक है, तो इथीन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? बी. हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद सम अदर कलर. तो दिस इज ए. ठीक है, इथेनॉल हमारा ए हो गया और इथीन इज बी. नाउ दे आर सेइंग द कंपाउंड बी ऑन एडिशन, the compound B on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel changes to saturated hydrocarbon C. तो देखो अब एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं. ये रिएक्शंस तो आपने गिने चुने रिएक्शंस पढ़े हैं प्रॉपर्टीज में, है ना, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन. तो एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं. तो अब ये जो हमें सैचुरेटेड कंपाउंड मिला है, क्या कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिला है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, है ना, हम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक जगह यहाँ हाइड्रोजन आ गया, एक जगह यहाँ हाइड्रोजन आ गया, एंड रेस्ट इज दिस, है ना. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? सॉर्ट ऑफ हमारे पास इथेन आ गया, यानी दोबारा हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड आ गया. बल्कि आप चाहो तो हम H रिमूव कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने R यूज नहीं किया. बुक में R लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं, हम कोई भी R कुड बी एनी एल्काइल ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे लेट इट बी H. तो ये इथेन हो गया.
ठीक है। सो दिस इज इथेन, ये हमारे पास क्या था, इथीन। तो अगर इथीन में हम ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, इथेन। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्या हुआ, क्योंकि मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक H यहाँ पे था, एक H यहाँ पे, 1H हेयर 1H हेयर। तो हमने क्या करा है, हाइड्रोजन ऐड करी है ना। तो हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें रटने वाली कोई चीज है नहीं। हाइड्रोजन ऐड करने से एक बॉन्ड हट गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो गया। तो बॉन्ड रिमूव हो गया, जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड आ गया, और एक एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन पे ऐड हो गया। तो इथीन से एडिशन रिएक्शन में क्या हो गया, इथीन से हमें क्या मिल गया, सैचुरेटेड कंपाउंड इथेन मिल गया। दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ओके, नाउ लेट अस सी और क्या क्या पूछा है। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वी हैव जस्ट डन 2 पार्ट्स, हमने अभी 2 पार्ट्स करे। हमने ABC आइडेंटिफाई कर लिया है ना, ये था हमारा एल्कोहल, B वाज इथीन, C इथेन। राइट द केमिकल इक्वेशन, हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख ली ना। थर्ड पार्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड C अंडरगोज कंबशन। C अभी हमारे पास क्या है, इथेन। तो व्हेन इथेन undergoes combustion, what will happen? तो let us see what happen when ethane undergoes combustion. थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशन रिएक्शन समझाया था, ठीक है। सो इथेन इथेन क्या करेगा इसमें, एनी कार्बन कंपाउंड, कोई भी अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है एंड इट इज अंडरगोइंग कंबशन, सो व्हाट हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सो दे आर आस्किंग that when ethane CH3 undergoes combustion मतलब burn हो रहा है in the presence of oxygen, what will be formed, carbon dioxide plus water, ठीक है। carbon dioxide gas is formed along with water. So this is nothing but this is combustion reaction. इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड हमसे नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हाट विल हैपन इफ वी विल ऐड सोडियम टू दिस अल्कोहल। तो अब जो हमारा अल्कोहल है C2H5OH, उसमें अगर हम सोडियम ऐड करेंगे, अगेन मुझे कुछ नहीं करना, O और यहाँ पे Na को ऐड कर देना है। तो C2H5ONa, दैट इज सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो ये समवॉट आपको लर्न तो करनी पड़ेगी, बट दीज रिएक्शन शुड हिट यू, कि जहां पे बात करी है एडिशन की, मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है, अनसैचुरेटेड में ऐड होता है तो सैचुरेटेड बन जाता है इथेन, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम 5 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal nitrate A on heating gives yellow brown colored metal oxide along with brown gas B and colorless gas C. पहले तो लिख लेते हैं क्या कह रहे हैं, मेटल नाइट्रेट। तो कोई मेटल नाइट्रेट है, ठीक है, दैट इज A। ऑन हीटिंग, हमने हीट किया, इट गिव्स सम ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड, ठीक है, कोई मेटल ऑक्साइड है, प्लस सम ब्राउन गैस B प्लस अ कलरलेस गैस C। देखो ये मुझे देखते ही पता लग गया केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में नाइट्रेट की एक ही जगह रिएक्शन गिवन है जो कि फर्स्ट चैप्टर में है, दैट इज लेड नाइट्रेट, है ना। तो हमारा मेटल A हेयर इज नथिंग बट लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो हमारा A है दैट इज लेड नाइट्रेट। और जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो ब्राउन कलर का मेटल ऑक्साइड हमें कौन सा मिलता है, लेड ऑक्साइड, ठीक है, विच इज समवॉट येलो ब्राउन। देखो हमेशा याद रखना कि लेड का कोई भी प्रेसिपिटेट हमेशा जो होगा वो येलो कलर का ही होगा। लेड का लेड ऑक्साइड हो, लेड आयोडाइड हो, इट इज ऑलवेज येलो इन कलर। लेड नाइट्रेट का भी कलर याद रखना, व्हाइट कलर स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस अ ब्राउन गैस, ब्राउन गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस अ कलरलेस गैस ऑक्सीजन। देखो सारे गैसेस के ना आपको
कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। O2 जो होती है वो कलरलेस होती है, ये उसकी पहचान होती है। ठीक है, CO2 भी कलरलेस होती है, लेकिन यूजुअली क्वेश्चन में CO2 को आइडेंटिफाई करवाने के लिए ना वो वर्ड यूज करते हैं एफरवेसेंस। एफरवेसेंस वर्ड यूज करते हैं, या कहते हैं कि कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, NO2 याद रखना ब्राउन कलर की होती है। फिर एक हमारी गैस होती है SO2 या SO3, जो कि रॉटन एग स्मेल होती है। रॉटन एग कह सकते हो आप, या फिर बर्निंग सल्फर स्मेल। तो यही यही 4-5 गैसेस हैं जो हमें पढ़नी है, एंड यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, आइडेंटिफाई हो गया। A इज लेड नाइट्रेट, B इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड C इज कलरलेस गैस ऑक्सीजन। नेक्स्ट दे आर सेइंग, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, दे आर सेइंग aqueous solution of A on reaction with potassium iodide forms a yellow precipitate of compound D। मतलब इसी का aqueous solution, अगर लेड नाइट्रेट का ही हम aqueous solution ले लें, यहाँ पे सॉलिड था ये जब हमने हीट किया। ठीक है, ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर जो है आपको वो लिखने आने चाहिए। ठीक है, ये जरूरी होता है रिएक्शन में लिखना। अब इसी लेड नाइट्रेट के aqueous solution को हमने जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो व्हाट हैपेंड, ये तो पता है हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अगेन मैंने बोला कि येलो प्रेसिपिटेट हमेशा लेड क्या ही होता है। सो दिस इज येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, और क्या बना हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट है लेड नाइट्राइट का, विच इज नथिंग बट D, राइट। सो D इज फॉर्म्ड। हमने ये सारी चीजें डिकोड कर ली हैं, ABCD। A is lead nitrate, B is nitrogen dioxide, C oxygen, and D lead iodide. Also identify the type of reactions। अब अगर हम type of reactions की बात कर रहे हैं, ये कौन सा type of reaction था, ये था thermal decomposition। एग्जाम में पूरा लिख कर आना, सिर्फ decomposition नहीं, thermal decomposition है ना। और ये वाला कौन सा रिएक्शन था, दिस रिएक्शन was double displacement। इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो और प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हो, क्योंकि प्रेसिपिटेट भी बना है ना। तो सेकेंड रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो इन्होंने हिंट भी दिया है कि मेटल इज यूज्ड एज एन अलॉय। ए मेटल लेड, लेड कौन से अलॉय में यूज होता है, लेड एंटिमनी एक अलॉय होता है उसमें लेड यूज होता है। तो ये हिंट के लिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बहुत हिंट्स थे, ब्राउन गैस देखते ही समझ जाओगे NO2 है। अब N है तो कोई नाइट्रोजन का ही कंपाउंड होगा ना जो हीट होगा, लेड नाइट्रेट। ठीक है, येलो कलर वाज अ हिंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं। इसका एक और रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस फेरस सल्फेट, जिसमें बर्निंग सल्फर वाली गैसेस निकलती है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल कंपाउंड X reacts with dilute H2SO4 to produce effervescence। अभी बताया मैंने, जैसे ही effervescence वर्ड देखो मतलब CO2। बिल्कुल आंख बंद कर नहीं, बिल्कुल आंख खोलकर CO2 लिख सकते हो, है ना। तो मेटल कंपाउंड X है, इट इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4, इट प्रोड्यूसेस एन एफरवेसेंस विच एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो हमें पता है ये CO2 है, लिख दो CO2। Also, if one of the compound formed is calcium sulfate, एक कंपाउंड हमारा बना है कैल्शियम सल्फेट, then what is X? अब आप खुद सोचो, अगर CO2 गैस तभी निकलती है जब मेटल कार्बोनेट होता है। आपने यही रिएक्शन तो पढ़ी है, मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल कार्बोनेट हमेशा किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल का वो सॉल्ट बनेगा, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। ये हमारी स्केलेटल रिएक्शन है। तो यहाँ पे कोई कार्बोनेट होगा, कौन से मेटल का कार्बोनेट होगा, जब ये कंपाउंड बना है और इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है तो हमारा X भी क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सो हियर X इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, एंड गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑल्सो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। लिख लेते हैं हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2। ठीक है, बैलेंस अब मैं नहीं कर रही हूँ, बैलेंस आप लोग
खुद कर सकते हो, राइट? Let's move to next question, which is also the last question for the day. The reaction of metal M with ferric oxide is highly exothermic. ये वही है जो हम रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन करने के लिए, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? इतनी तैयारी करनी है आपको, भी इतना ही पढ़ना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाए कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है? सो मेटल एक्स विथ फेरिक ऑक्साइड इज हाईली एक्सोथर्मिक, एंड ये मेटल हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो ये थोड़ा हायर उसमें ही आता है, तो दिस इज एल्यूमिनियम, ओके? सो हियर एक्स इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ही होता है जो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता है, ठीक है? सो एक्स इज एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम को जब आप फेरिक ऑक्साइड के साथ Fe2O3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है Al2O3 plus iron is obtained in the free form. So X is aluminium. This is the reaction. Reaction को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है? तो यही हिंट था, फेरिक ऑक्साइड के साथ एक ही मेटल रिएक्ट करता है जो कि बहुत इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतनी हीट रिलीज होती है कि मेल्ट हो जाता है, रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है? सो दिस X इज एल्यूमिनियम। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड XYZ क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।